उस्मानिया सल्तनत यानी कि ऑटोमन एम्पायर कई सदियों तक कायम रहने वाली एक बड़ी सल्तनत थी, जिसमें उसने यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के बड़े हिस्से पर हुकूमत की और दूरगामी प्रभाव छोड़े। उस्मानिया सल्तनत के दौरान के विभिन्न किरदार आजकल टीवी ड्रामों और सीरीज का विषय है। इन्हीं में से एक सीरीज सुल्तान अहमद प्रथम और खास तौर पर उनकी पत्नी को सेम सुल्तान की जिंदगी पर बनी हुई है। इस सीरीज में सुल्तान अहमद अपने आसपास के लोगों और सल्तनत के बड़े ऊंचों पदों पर बैठने वालों की तरफ से लगातार अपने छोटे भाई का कत्ल करने के दबाव में नजर आते हैं। विश्व के इतिहास में कई समाज में भाइयों, बाप बेटों और दूसरे रिश्तेदारों में तख्त के लिए हत्या और जंग के उदाहरण मिलते हैं, तो उस्मानिया सल्तनत के इतिहास में इस तरीके से घटनाओं के लिए उदाहरण भी हैं। बात शुरू करते हैं सुल्तान प्रथम अहमद के पिता सुल्तान मेहत तृतीय की गद्दी पर बैठने से। सन 1595 का दिन उस्मानिया सल्तनत अपनी बुलंदियों पर है। ये वो दिन है जब उस समय की सुपर पावर सत्ता सुल्तान मुराद तृतीय की मौत के बाद उनके बेटे महमद को मिल चुकी है और जो सुल्तान महमद तृतीय हैं। लेकिन इस दिन का इतिहास में जिस वजह से याद रखा जाता है वो शायद इस्तांबुल में शाही महल में हुए सुल्तान के आने से ज्यादा वहां से 19 शहजादों के जनाजों का निकलना था। ये जनाजे नए सुल्तान महमद तृतीय ने भाइयों के थे, जिन्हें सुल्तनत में उस समय प्रचलित भाइयों के कत्ल की शाही परंपरा के तहत सुल्तान के तख्त पर बैठते ही बारी बारी से गला घोटकर मार दिया गया था। उस्मानिया सल्तनत के इतिहास पर लिखी गई किताब लॉर्ड ऑफ द होराइंडर्स यानी कि पूर्व और पश्चिमी के आका में लेखक जेसन गुडविन ने इतिहास के विभिन्न स्रोतों के संदर्भ से शहजादों की मौत की कहानी सुनाते हुए लिखा है कि शहजादों को एक एक करके सुल्तान के सामने लाया गया। उनमें से उम्र में सबसे बड़े शहजादे ने, जो खूबसूरत और तंदुरुस्त था, उसने अनुरोध किया, मेरे आका, मेरे भाई, जो अब मेरे पिता के समान हो, मेरी जिंदगी इस तरह मत खत्म करो। गम से निढाल सुल्तान ने अपनी दाढ़ी नोच ली, लेकिन जवाब में एक शब्द नहीं बोला। जेसन उस दिन का जिक्र जारी करते हुए लिखते हैं कि गलियों में जनाजे जाते हुए देखकर इस्तांबुल के शहरियों के दिल दहल गए थे। इतिहासकार लेस्ली पी पेयर्स ने अपनी किताब इंपीरियल हरम वीमेन एंड सॉवरेनिटी इन द ऑटोमन एम्पायर में उस समय तैयार की थी। इस रिपोर्ट का संदर्भ किया गया कि सुल्तान मुराद तृतीय के जनाजे के एक दिन बाद जब उनके 19 शहजादों के जनाजे निकाले गए तो उस समय सुल्तान मुराद तृतीय के जनाजे की तुलना में इस्तांबुल के शहरियों की दोगुनी संख्या बाहर आई थी और हर एक आंख आंसुओं से भर गई थी। 1595 से 21 साल पीछे जाएं तो पता चलता है कि सुल्तान महमद तृतीय के पिता सुल्तान मुराद तृतीय ने शासन का पहला दिन भी इससे कुछ अलग नहीं था। उन्होंने भी ऐसे ही मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ा था। सुल्तान मुराद के पिता उस्मानिया सल्तनत के 11वें सुल्तान सलीम द्वितीय के मौत सन 1574 में 50 साल की उम्र में हुई थी। इस साल उस्मानिया सल्तनत में उत्तरी टूनिशिया, जो कि अफ्रीका, भी जीत लिया था। सल्तनत की बागडोर उनके सबसे बड़े बेटे मुराद तृतीय के हाथ में आई थी, जो अपने बाद भाई से 20 साल बड़े थे और उनकी सत्ता को जाहिरी तौर पर कोई खतरा नहीं था। लेकिन फिर भी फिंकल लिखती है, उन्होंने अपनी तख्तनशीनी पर अपने सब भाई मरवा दिए थे और जिन्हें फिर अपने पिता सुल्तान सलीम द्वितीय के बराबर में दफन किया गया। इतिहासकार कैरोलाइन फिंकल ने अपनी किताब उस्मान का ख्वाब उस्मानिया सल्तनत की कहानी यानी कि 1300 जो कि 1923 तक था में सुल्तान सलीम द्वितीय के यहूदी हकीम डोमिनिको हिरोसोलिमितानो के संदर्भ से शहजादों की मौत का दृश्य कुछ यूं बयां किया। लेकिन सुल्तान मुराद ने, जो बहुत रहम दिल थे और खून बहाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, 18 घंटे इंतजार किया। इस दौरान वो तख्त
पर ना बैठे और ना ही शहर में अपने आने का ऐलान किया। अपने 9 भाइयों की जान बचाने के तरीकों पर विचार करते रहे। उस्मानिया सल्तनत के कानून के तोड़े जाने के डर से उन्होंने रोते हुए अपने खास तौर पर इस काम के लिए तैयार किए कि गूंगे बहरे हो गए। कर्मियों को शहजादों का गला घोटने पर मारने के लिए रवाना किया और इस काम के लिए उन कर्मियों के इंचार्ज को अपने हाथों से 9 रुमाल दिए। मुराद और मेहमद के भाइयों की छोटी छोटी खबरें बताती हैं कि सल्तनत में उस अफरा तफरी से बचने की क्या कीमत अदा की गई जो अक्सर किसी नए सुल्तान की तख्तनशीनी के समय पैदा होती थी। दर्जनों शहजादों और शहजादियों की इन मौतों के बारे में अहम बात यह है कि शहजादों को मारा जाना किसी बगावत या किसी जुल्म का नतीजा नहीं था, बल्कि उनमें से कुछ तो गलती करने के काबिल भी नहीं थे। जिस कानून या परंपरा के तहत इन शहजादों और शहजादियों को मारा गया था उसकी नींव लगभग 500 साल पहले 15वीं सदी में सुल्तान महमद द्वितीय ने रखी थी, जिन्होंने सन 1481 में अपनी मौत से कुछ साल पहले आदेश दिया था जिसके तहत नया सुल्तान अपने भाइयों को मार सकता था। फिंकल ने लिखा कि सुल्तान महमद द्वितीय ने अपने उत्तराधिकारी का नाम उजागर नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपनी मौत से कुछ साल पहले उत्तराधिकारी के बारे में अपने ख्यालात का जाहिर कर दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहते हुए अपने भाइयों को मारने की इजाज़त दे दी थी, उनका जो भी बेटा सुल्तान बने वो ठीक करेगा अगर वो दुनिया की बेहतरी के लिए बाकियों को मार देता है। तुर्की के इतिहास और कानून के एक विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अकरम बोरा अंकजे ने इस परंपरा के बारे में अपने लेख में लिखा है, सुल्तान महमद द्वितीय ने अपने शब्दों में ये कानून विश्व व्यवस्था की बेहतरी के लिए बनाया गया था और सुल्तान के अनुसार उलेमा की अक्सर तादाद इसके हक में है, इसलिए इसके अनुसार कार्रवाई की जाए। डॉक्टर अकरम का ये लेख तुर्की अखबार रोजनामा सुबह की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर अंकजे लिखते हैं, बेशक भाइयों के कत्ल का कानून उस्मानी इतिहास में सबसे विवादित विषयों में से एक है। सल्तनत के इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें से ज़्यादातर को ठीक समझा गया, लेकिन कुछ मौतें हत्याएं ऐसी भी हुई हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा गलत किया समझा गया और उनकी आलोचनाएं भी की गई। उन्होंने आगे लिखा है कि किसी शहजादे के मारे जाने के लिए उसका कुछ गलत करना ज़रूरी नहीं था और कई बार सिर्फ इस खतरे की वजह से मारने को भी सही समझा गया कि वो शहजादा शहजादी भविष्य में बगावत कर सकते हैं। लेकिन सुल्तान महमद द्वितीय ने इस कानून की ज़रूरत क्यों महसूस की, इसको समझने के लिए हम एक घटना ले सकते हैं। इसके लिए हमें उस्मानिया सल्तनत के इतिहास में लगभग 70 साल पीछे जाना होगा और जुलाई 1409 में इंकरा के करीब उस्मानी बादशाह सुल्तान बायजीद और सुल्तान तैमूर के बीच एक बड़ी जंग हुई थी। कैरोलाइन फिंकल लिखती हैं कि तैमूर लंग अपने घर से जंग की मुहिम पर निकले तो उसके 30 साल के बाद वो चीन और ईरान से होते हुए अनातोलिया, जो कि आज का तुर्की कहते हैं उसे, उस्मानी सुल्तानों के इलाके तक पहुंचे। फिंकल कहते हैं कि तैमूर लंग अपने आप को चंगेज खान का वारिस समझते थे और इसी तरह से उनके ख्याल में अनातोलिया सल्जूक मंगोल इलाकों पर उनका हक था। उन्होंने अनातोलिया की विभिन्न रियासतों जो उस समय उस्मानी सल्तनत के शासन में नहीं आती थी के बीच में मतभेद का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उस्मानी सुल्तान वायजीद की नजरें भी उन रियासतों पर थी। फिंकल बताती हैं कि इसका निष्कर्ष ये निकला कि तैमूर लंग और वायजीद की फौज 28 जुलाई 1402 को इंकरा के पास आमने सामने आ गईं। इस जंग में सुल्तान वायजीद की हार हुई और वो इसके बाद ज्यादा देर जिंदा नहीं रहे। उनकी मौत कैसे हुई, फिंकल कहती हैं कि इसके बारे में कई मत हैं, लेकिन आज के विषय में संदर्भ में अहम बात यह है कि उस्मानिया सल्तनत एक मुश्किल दौर में दाखिल हो गया है। अगले 20 साल बाद उस्मानिया
सल्तनत को गृह युद्ध की वजह से भारी तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर एंकजे लिखते हैं कि वायजीद प्रथम के चारों बेटे के अपने अपने हजारों समर्थक थे और वो सालों तक आपस में लड़ते रहे। गृह युद्ध के अंत में सुल्तान का सबसे छोटा बेटा महमद प्रथम अपने भाइयों को हराकर 1413 में उस्मानिया सल्तनत का अकेला वारिस बना। सुल्तान महमद प्रथम को उस्मानिया सल्तनत की अपने पिता सुल्तान वायजीद के दौर में जो सीमाएं थीं उन पर पहुंचाने में और कई साल जद्दोजहद करनी पड़ी। इसी दौरान नए सुल्तान और तैमूर लंग जो कि मर चुके थे के बेटे शाहरुख के बीच पत्रों के जरिए एक दिलचस्प बातचीत सामने आई। हमारे आज के विषय पर रोशनी डालती है। कैरोलाइन फिंकल लिखती हैं कि 1416 में शाहरुख ने सुल्तान महमद प्रथम को पत्र लिखा और अपने भाइयों को कत्ल करने का विरोध किया। तो उस्मानी सुल्तान का जवाब यह था कि एक देश में दो बादशाह नहीं रह सकते। हमारे दुश्मन जिन्होंने हमें घेरा हुआ है उस समय मौके की तलाश में रहते हैं। यहाँ ये बात अहम है कि सुल्तान वायजीद अपने भाई को कत्ल कराने के बाद तख्त पर बैठे थे। सन 1389 में उस्मानिया सल्तनत के तीसरे सुल्तान मुराद प्रथम सर्बिया के खिलाफ जंग के दौरान मर गए थे। उस समय के शहजादे वायजीद ने अपने भाई को मरवाकर सल्तनत का कारभार संभाल लिया था। फिंकल लिखते हैं कि शहजादे वायजीद के हाथों अपने भाई का शहजादा याकूब का कत्ल उस्मानी खानदान में भाई का पहला कत्ल है जो जिसका रिकॉर्ड अभी तक मौजूद है। लेकिन उन्होंने लिखा कि यह साफ नहीं है कि कत्ल वहीं जंग के मैदान में अपने पिता की मौत की खबर मिलते ही उन्होंने करवा दिया था या कुछ महीने बाद करवाया था, क्योंकि उस्मानी जंग जीत गए थे और सर्बिया उनके मातहत रियासत बन गई थी। तुर्कों की उत्तराधिकारी की परंपरा के बारे में जेसन गुडविन ने अपनी किताब पूरब और पश्चिम के आका में लिखते हैं कि शुरुआत में उस्मानी सल्तनत में सत्ता खानदान का मसला होता था, जिसमें भाई, चचा, कजिन और कई बार रिश्तेदार, महिला रिश्तेदार भी शामिल होते थे। किसी हद तक रिश्तेदार बन जाते थे। ये स्थिति दुनिया के सल्तनतों से अलग थी जहां सत्ता सिर्फ बड़े भाई का हक होता था। लेस्ली पेयर्स लिखती हैं कि उस्मानी सुल्तान सदियों में अपनी एक परंपरा शायद नहीं बदल सके। वो लिखती हैं उस्मानी खानदान अपने हुकूमत करने के एक उसूल को पूरी तरह से कभी नहीं छोड़ा जा सका, जिसके तहत हर शहजादा तख्त पर बैठने के लायक जरूर होता है, चाहे इस बात की वास्तव में संभावना कितनी ही कम क्यों ना हो। सुल्तान मुराद और उनके बेटे महमद की तरफ से अपने भाइयों को मरवाना ये साबित करता है कि यूरोप का कानून, जिसके तहत विरासत पूरे तौर पर सबसे बड़े बेटे को हस्तांतरित होती है और जहां छोटे भाई बड़े भाई के लिए खतरा नहीं होते हैं, तुर्कों की इस सोच की जगह पर नहीं ले सकते, जिसके तहत हर बेटा अपने खानदान की हुकूमत का वारिस होता है। इस स्थिति में किसी भाई को सुल्तान के खिलाफ बगावत या साजिश करना जरूरी नहीं है, बल्कि ये भी मुमकिन था कि सल्तनत के ताकतवर इलाके सुल्तान से नाखुश हो गए और किसी भी दूसरे शहजादे को सुल्तान बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। डॉक्टर अकरम अंकजे ने अपने लेख में ऑस्ट्रिया के एक राजदूत ओइगर गुस्लिन डी बिस्वेक की प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए लिखा है, जो सुल्तान सुलेमान प्रथम के दौर में वहां मौजूद थे। उस्मानी सुल्तान का बेटा होना कोई खुशनसीबी नहीं थी, क्योंकि उनमें से जब एक सुल्तान बन जाता है तो बाकियों के लिए मौत का इंतजार ही रह जाता है। अगर सुल्तान के भाई जिंदा हों तो फौज की सुल्तान में जरूरत ही खत्म नहीं होती है, और सुल्तान अगर उनकी बात नहीं मानता तो वो कह देते हैं खुदा तुम्हारे भाई को सलामत रखे, जिसका मतलब ये बताना होता है कि वो उसे भी तख्त पर बिठा सकते हैं। लेस्ली पेयर्स ने लिखा है कि शाही खानदान में भाइयों का कत्ल करवाने की परंपरा नापसंद होती जा रही थी। शुरू में इस परंपरा को सत्ता की एकता कायम करने के लिए बर्दाश्त किया गया ताकि सुल्तान को किसी चैलेंज का सामना न करना पड़े। उन्होंने आगे लिखा है कि जब उस्मानिया सल्तनत का विस्तार हो रहा था और सुल्तान खुद लंबे अरसे से राजधानी से दूर मुहिम पर जाते थे, लोगों को उस समय की यह परंपरा ठीक लगती होगी, लेकिन सुल्तान सुलेमान के दौर के बाद कम उम्र के लड़के और जो
बच्चे जो अभी गोद में थे इस परंपरा का निशाना न बने, और अक्सर ऐसे सुल्तानों को बचाने के लिए जो बहुत कम राजधानी से बाहर जाते थे। सन 1574 तक तो इस्तांबुल की जनता ने शहजादों के कत्ल का ये ड्रामा नहीं देखा था। इतिहासकार पेयर्स लिखती हैं कि किसी एक सुल्तान के सब भाइयों का एक साथ मारा जाना और महल से एक साथ जनाजों का निकलना, जिनमें से कुछ बहुत ही छोटे से थे, देखकर लोगों को लगा होगा कि ये सब पुराने जमाने के लिए था। उन्होंने अपनी किताब में भाइयों को कत्ल करवाने की इस परंपरा का जिक्र करते हुए अपने खात्मे से अलग अलग पहलुओं का विस्तार की बात की है। महमद तृतीय के बाद सुल्तान प्रथम तख्त नशीन हुए, लेकिन उन्होंने अपने भाई को दबाव के बावजूद कत्ल नहीं करवाया। लेकिन ये परंपरा उस समय पर खत्म नहीं हुई थी। इतिहास से पता चलता है सुल्तान अहमद प्रथम के 7 बेटों में से 4 उनके तख्त पर बैठने वाले 2 बेटे सुल्तान उस्मान द्वितीय और सुल्तान मुराद चतुर्थ के हुक्म पर मारे गए थे। डॉक्टर अकरम ने लिखा है कि सुल्तान प्रथम की मौत हुई तो उनकी जगह पर उनका भाई तख्त नशीन हुआ। हालांकि उनके बेटे मौजूद थे। यह पहली बार हुआ था कि एक सुल्तान की मौत के बाद उनके भाई ने जगह ली थी।